प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है। क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री कहा करूंगा, मैं तो शपथ ग्रहण का न्योता देता हूं अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए, अच्छी बात है, अब 1 तारीख को सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शरद राव पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनका आरोप है कि ये पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हम है और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस घोषित करते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को आगे करते तो पार्टी टूटती क्या? इनकी पार्टियां अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण टूटी हैं और वो कहीं और जाकर कारण ढूंढ रहे हैं, तो उनको कभी सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक नीचे की तरफ एक सिंपैथी का मैसेज देने में कामयाब रहे? देखिए, सिंपैथी उनके लिए रहती है जिनके साथ अन्याय हो। उद्धव जी ने तो अपने सिद्धांत, अपना गठबंधन जी तोड़कर हमें डीच करने का काम किया था। मैं नहीं समझता इनको किस प्रकार की सिंपैथी की अपेक्षा है। आपके पास महाराष्ट्र के भी ट्रेंड्स आए होंगे, क्या कहना चाहते हैं आप महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में कमोबेश हम हमारी स्थिति को बनाकर रखेंगे, इसमें कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। आपकी टैली इंप्रूव हो सकती है महाराष्ट्र में? बाकी है थोड़ा चुनाव, परंतु मैं मानता हूं कि हम हमारा बेस बनाकर रखेंगे। आप अरविंद केजरीवाल, आप रैली में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक यू टर्न नेता है, किस कारण से आपने बोला? कारण भी मैंने रैली में बताया है, अब आप इंटरव्यू लंबा करना चाहते हैं तो फिर से बता देता हूं। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे। फिर पॉलिटिक्स में आगे पार्टी बनाई, अन्ना बेचारे डालेगांव सिद्धि चले गए। फिर कहा मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने शपथ पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो 2-3 बंगलों को तोड़कर गैर कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें यू टर्न से भी बड़ी भयानक है। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ बात करी, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित के करप्शन में वो जेल में जाएगी। आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ यू टर्न लेने का काम श्री केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि 2 जून के बाद मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये तय करेंगे 4 जून के नतीजे। इंडिया अलायंस अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जहां तक मेरी समझ है उनको 1 जून को ही जाना है, सरेंडर करना है, तो 4 जून को तो वो जेल में ही होंगे। लेकिन आपने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। नहीं, मैंने तो जजमेंट के बारे में जी केजरीवाल जी के बारे में नहीं किया है। क्यों आपको लगता है कि जजमेंट खास है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंटरिम बेल नहीं मिला है। मानो कोई चार्ट अकाउंटेंट होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई किसान की बुआई का समय हुआ होगा, कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा, तो उनके भी तो कामकाज है, उनको इस प्रकार के इंटरिम बेल कभी नहीं मिले। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी यही बात बोली कि अगर इस तरह की बेल मिलेगी तो कल तो कोई और अगर कोई गिरफ्तार होगा तो वो बेल मांगेगा तो देनी पड़ जाएगी। फिर मुझे मालूम नहीं है, मगर कहा है तो सही ही कहा है। जी, एक और खुलासा हुआ है आम आदमी पार्टी के बारे में, 7 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग हुई है, ईडी की जांच चल रही है, कागज भी न्यूज 18 के पास है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैंने इस मामले को पूरी तरह से देखा नहीं। जी, मेरा अगला आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में खास तौर पर, क्योंकि अब उसमें वोटिंग होनी है, वहां आपको दिक्कत? हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। कहीं देखो अमित जी, जहां एक पार्टी का शेयर 50% से ज्यादा हो जाता है जी, तब सामने कितनी पार्टियां एकत्रित हो जाती इसका कोई महत्व नहीं रहता।
दिल्ली के दोनों चुनाव में हम 50% से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त किए। जी, इस बार भी आपको लगता है कि जी, 2019 रिपीट होगा? 7 की 7 सीट जीतेंगे। जी, एक सवाल, क्योंकि आपने शेयर बाजार में पीछे एक स्टेटमेंट दिया था, हालांकि आप मार्केट को समझते हैं, लेकिन उसके बाद बाजार वो चढ़ गया स्टॉक मार्केट्स के अंदर। मेरे स्टेटमेंट के कारण नहीं चढ़ता है भाई। जी, और अगला सवाल मेरा है राम मंदिर को लेकर। क्या आपको लगता है कि आप बार बार राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, आपके कार्यकर्ता नेता राम मंदिर के नारे लगाते हैं, ऑपोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर रही है और कैश करना चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये मुद्दा तब खड़ा होता है जब इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं लिया। अगर वो ले लेते तो वहीं पर बात समाप्त होनी। उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो लोग क्यों नहीं गए। ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए। इसलिए बार बार ये मुद्दा चुनाव में मुद्दा बन जाता है। जी, आप अपनी रैलियों में अक्सर बात करते हैं और कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहता है। ये हमारी बात नहीं है, उन्होंने ही कहा है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम पर्सनल लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पर्सनल लॉ कौन सा है भाई? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन कांग्रेस से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला मिस रिप्रेजेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र। तो वो पर्सनल लॉज के क्या कहना चाहते हैं उसकी स्पष्टता करे देश की जनता के सामने कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। उनको कर देनी चाहिए स्पष्टता। लेकिन फिर आप भी तो अपना वोट बैंक साध रहे हैं इससे। नहीं, वोट बैंक कहां से सधेगा हमारा? मुस्लिम वोट बैंक वो साधने का प्रयास करें हम तो। आप दूसरा, मेरा सवाल है, ऐसा नहीं है भाई। उनके घोषणा पत्र में जो चीज है इसको हम जनता के सामने रख रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी के गढ़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। कई ओपिनियन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बढ़ सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करे कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुचिता का मुद्दा है। शासन किस तरह से चलना चाहिए? आपकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए महिलाओं का आप शोषण करने दोगे? हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को इलेक्शन के समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाएंगे। अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममता बनर्जी का जो नारा है मां माटी मानुष, उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि अब मुल्ला मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है। क्यों? एक बंगाल के युवा ने मुझे भेजा था जी, मेरे पास व्हाट्सएप मैंने सेव कर रखा है जी। तो ये तो जनता की फीलिंग है। क्या आपको लगता है कि सीए के नाम पर, क्योंकि आप देश की गृह मंत्री भी है, सीए के नाम पर इस देश के एक बड़े तबके को, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है? बंगाल में कहा जा रहा है कि अमित शाह अगर जीत गया, यानी बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सीए लागू होगा और चुन चुन के निकाला जाएगा। सीए वैसे भी लागू होगा और सीए किसी को निकालने का कानून है ही नहीं। सीए भारत सरकार का कानून है, देश की संसद ने पारित किया है और पूरे देश में वो अप्लाई हो रहा है।